सलाम नमस्ते बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धोटे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वेब सीरीज में मैं लेके आया आज एक नया चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। और चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? तो अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑप्शंस फटाफट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या ढूंढना है और क्या नहीं। Now, in birds and mammals, internal fertilization takes place। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बर्ड्स और मैमल्स में, बट हम मैमल्स है तो हमारे बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म एंड ओवम बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करे। दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो जनरली एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, फ्रॉग्स वगैरह में। ये लोग अपने गैमेट्स को पानी में छोड़ देते स्पर्म एंड ओवम को, और वो लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या होते हैं बेटा? फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन हमको ढूंढना क्या है बच्चों? इनकरेक्ट ढूंढना है। मुद्दे पे रहिए हमेशा। कोलेस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है। सबसे पहले कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम इज अ मिल्क सिक्रीटेड बाय द मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर द डिलीवरी विद इन फर्स्ट 2 to 3 days। मतलब डिलीवरी के बाद 2 से 3 दिन के अंदर मां के मेमरी ग्लैंड में जो दूध बनता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। एंड कोलेस्ट्रम इज वेरी न्यूट्रिटिव एंड वेरी हेल्दी एंड इट कंटेन्स द एंटीबॉडीज, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, एमसीक्यू में आ सकता है। दैट्स IgA, immunoglobulin A antibody is found in the colostrum। ठीक है, तो this is also correct। Polyspermy in mammals is prevented by the chemical changes in the egg surface। तो सबसे पहले ये टर्म, what is polyspermy? Polyspermy का मतलब होता है कि आपका जो ओवम है उसको बहुत सारे स्पर्म्स अगर फर्टिलाइज करते हैं, एक स्पर्म नहीं बहुत सारे स्पर्म्स अगर फर्टिलाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीस्पर्मी, जो हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास होता है बेटा मोनोस्पर्मी। क्या होता है मोनोस्पर्मी? मान लेते हैं कि ये भैया ओवम है, दिस इज ओवम। अब इसके 2 लेयर रहते फिलहाल, तो एक लेयर हमने उड़ा दिए। एक बाहर की लेयर है जोना पेलुसिडा और एक अंदर की लेयर है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, दैट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां से स्पर्म जो आता है, नाउ व्हेन दिस स्पर्म गेट्स अटैच्ड टू जोना पेलुसिडा और पेनिट्रेट्स द जोना पेलुसिडा, उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके दौरान बाकी के स्पर्म्स अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि सर हम लोग यहां पे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर रहे। इंसानों में मोनोस्पर्मी होता है सर। क्या होता है? मोनोस्पर्मी। So during this process when the sperm crosses the zona pellucida, यहाँ पर एक fertilization membrane बनेगी। This vitelline membrane is going to convert it into what? Fertilization membrane, and this fertilization membrane is a charged membrane। करंट होता है इसमें। मतलब ये जब sperm अंदर घुस जाएगा into this, तो दिस वाइटिलाइन मेम्ब्रेन इज कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो प्रोसेस है दिस इज नॉट अ केमिकल चेंजेस। यहां गलती हुई बेटा, ये केमिकल चेंजेस नहीं है, ये एक्चुअली कौन सा चेंजेस आएगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मतलब ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ ये आपको समझे, एक शब्द की वजह से, दैट इज अ केमिकल की जगह क्या होना चाहिए था? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो अपना आंसर अपने को मिल चुका है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द थर्ड वन। फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे बच्चों। इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट 7 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। एकदम करेक्ट है। जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसके 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बच्चा कि जो एम्ब्रियो होता है उसे यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर रहती है, यूट्रस की जो इनरमोस्ट लेयर रहती है जिसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, उसमें फिक्स किया जाता है। बच्चे को एंडोमेट्रियम में फिक्स किया जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, और वो तकरीबन 7 दिन के बाद शुरू हो जाती है बेटा। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, और हमको ढूंढना था बेटा क्या? इनकरेक्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ द ओनली सिंगल वर्ड केमिकल की जगह क्या होना चाहिए था बेटा? फिजियोलॉजिकल चेंजेस। चलिए आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या ढूंढना है सर? आइडेंटिफाई द करेक्ट। पहले इनकरेक्ट ढूंढना था, अब क्या ढूंढना है? करेक्ट। मैं हमेशा बोलता हूं ये ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे बॉक्स बना देना चाहिए ताकि आप भूलिए नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम भूल जाते हैं कि हमको करेक्ट ढूंढना था कि इनकरेक्ट। तो ऊपर उसको हाईलाइट करके रख देना ताकि हमको गड़बड़ ना हो। चलिए, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज। ठीक है, अब बेटा ये वाला जो मुद्दा है ओव्यूलेटरी सर्ज, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये मुद्दा एकदम फिलहाल तो क्या लग रहा है अपने को? सही।
लेकिन क्या सर ये एग्जैक्टली सही है? नहीं बेटा। क्या होता है बेटा, ओव्यूलेटरी सर्ज मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में आता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस 28 दिन की साइकिल रहती है और 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो ओव्यूलेटरी सर्ज है एक्चुअली LH और थोड़ा बहुत FSH इस हार्मोन्स की वजह से होता है, राइट। और यहां पे क्या लिखे हुआ है? एस्ट्रोजन। हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया सर? इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, Oogonial cells starts to proliferate and give rise to functional ova in the regular cycles from the puberty onwards. ये स्टेटमेंट भी गलत है, मैं क्यों बता देता हूं। सबसे पहले जो oogonal सेल होते हैं बेटा, oogonal cells, फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम का डेवलपमेंट बिफोर बर्थ ऑफ द फीमेल बेबी स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप जानते हैं। मतलब क्या होता है? oogonia आर द मदर सेल्स जिनसे ओवम बनने वाला है, लेकिन ओवम बनने की जो प्रक्रिया है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुकी है, उसका सेल डिवीजन बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुका था। प्यूबर्टी के बाद तो जो आधी प्रोसेस रुकी हुई थी बस उसको कंटिन्यूएशन होता है, वो स्टार्ट नहीं होती। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि वो शुरू से नहीं हो रहा है, वो जस्ट रीस्टार्ट हो रहा है। देखो, oogonia बिफोर बर्थ था, फिर उसको माइटोसिस और मियोसिस में डाल के हम लोग प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte ऐसे कोशिश करते बनाने की। मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से पेज बनाता हूं, राइट। चलिए इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं oogenesis प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बेटा? oogenesis। सो oogonia से डेवलप होता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte से डेवलप होता है सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte से डेवलप होता है ओवम। तो मेरा ये कहना था oogonia से प्राइमरी oocyte ये बिफोर बर्थ हो चुका है, क्योंकि जब फीमेल बेबी बॉर्न हुई और जब हमने उसकी ओवरीज चेक की, जब फीमेल बेबी बॉर्न हुई और हमने उसकी जब ओवरीज चेक की, सो शी इज हैविंग अ प्राइमरी oocyte, उसके पास क्या प्रेजेंट थे? प्राइमरी oocyte। अब पैदा होने के बाद टिल द प्यूबर्टी तक, फीमेल में प्यूबर्टी 12 साल की उम्र में आती है, तो 0 to 12 आज फीमेल बेबी बॉर्न हुई, 0 उसकी एज है, 12 साल की उम्र तक उसको रुकना पड़ेगा। मतलब ये प्राइमरी oocyte हॉल्ट में रहेंगे, मतलब क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH ये वाले हार्मोन्स नहीं आते तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब सर प्राइमरी oocyte से आगे का जो सफर है सेकेंडरी oocyte और ओवम, ये कब शुरू हुआ? आफ्टर प्यूबर्टी। अब आपका क्वेश्चन क्या था बेटा, आप समझ रहे हो कि oogonia सेल स्टार्ट्स प्रोलिफरेटिंग, मतलब सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया आफ्टर द प्यूबर्टी। ये लिखा होता है ना, देखिए आप, ठीक है, कि oogonia सेल स्टार्ट्स प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवा इन द रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। मेरा ये कहना है कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स कहां से आ रहे हैं हम? प्राइमरी oocyte से, नॉट फ्रॉम द oogonal सेल्स, क्योंकि आफ्टर द बर्थ oogonal सेल्स में सेल डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं रहती, इसलिए बिफोर बर्थ ही हमने प्राइमरी oocytes बना के ले लिए, ताकि जब प्यूबर्टी आएंगी तो हमारा जो भी खेल रहेगा वो प्राइमरी oocyte के आगे शुरू होगा, उसके पहले से नहीं रहेगा, oogonia से नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो सर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो चुका है। स्पर्म रिलीज्ड from the seminiferous tubules are highly motile, एक्चुअली वो होते इमोटाइल या लेस मोटाइल आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। उसमें स्पर्म बनते हैं, लेकिन उसमें से जब स्पर्म बाहर आते हैं उनमें बिल्कुल भी मोटिलिटी नहीं रहती, तो स्पर्म्स को हम लोग पहुंचाते हैं एपिडिडाइमिस के पास थ्रू द रेटेटेस्टिस एंड वास इफरंस। रेटेटेस्टिस और वास इफरंस में हम लोग रखते हैं सर सीलिएटेड सेल्स, सीलिया, जिसकी मदद से स्पर्म्स को हम लोग एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर करते हैं। नाउ विद इन द एपिडिडाइमिस स्पर्म्स को मैच्योरिटी आती है एंड मोटिलिटी भी आती है। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगली बार किसने आपको पूछा कि स्पर्म्स हाईली मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पे होते हैं, तो विद इन द एपिडिडाइमिस। जब वो एपिडिडाइमिस में रहते कुछ दिन तक, वहां पे उनको नरिशमेंट मिलता है, सो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाई मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, हाई मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए क्या हो गया? गलत, और हमको सुनना है सही। तो 3 तो गलत हो गए सर, बचा चौथा, तो ऑब्वियसली आंसर वही होगा, फिर भी पढ़ लेते। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, एकदम करेक्ट। ओव्यूलेशन के बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, इसको हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज। इस फेज में कॉर्पस लुटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसाइज करता है। तो भैया ऑब्वियसली पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होने वाला था बच्चों? इंक्रीज होने वाला था। सो दिस इज द 100% करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया बच्चों। तो आइडेंटिफाई करेक्ट था, बाकी 3 क्यों गलत है वो भी बताया, और ये चौथा सही क्यों है वो भी बताया बेटा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखे हुआ है क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विथ रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से ऑड वन आउट ढूंढना है। देखिए, रेटिटेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, एपिडाइमिस भी, वास इफरंस भी, इस्थमस नहीं है, सो दिस इज द ऑड, तो दिस इज योर आंसर। इस्थमस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है ना बेटा अपना फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट बोलते हैं, राइट, तो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है आपका इस्थमस। सो अकॉर्डिंग टू मेल सिस्टम ऊपर के तीनों भी हिस्से थे, चौथा हिस्सा नहीं था, ये आपको याद रखना, ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, सीमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो मैं आपको बता दूं सीमेन का कंपोजिशन पहले क्या होता है। सीमेन इज अ व्हाइटिश फ्लूइड, इजैकुलेटरी फ्लूइड, जो मेल सिस्टम से बाहर आता है। तो इसमें सीमाइनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसका, देन काउपर्स ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड चौथा स्पर्म। ये सबके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीमेन। सीमाइनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है 60%, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज नेक्स्ट 25 to 30%, काउपर्स ग्लैंड इज अराउंड 5%, और स्पर्म्स होते हैं उसके अंदर तकरीबन कुछ 10%, ठीक है। तो हमको पूछा कि सीमाइनल प्लाज्मा, सीमेन में जनरली क्या होता है, स्पर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग जो तीन है, सीमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों मिलके लिक्विड पोर्शन, मतलब प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन बनाते हैं आपके सीमेन का। तो मतलब ये तीनों ग्लैंड के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, सीमाइनल प्लाज्मा बेटा। तो देख लिया आंसर, 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहां तक क्लियर है बेटा कंसेप्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ध्यान देते रहिए बच्चों। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द। तो स्पर्मिएशन जो प्रोसेस है, ये एक्चुअली नाम दिया जाता है जब स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से टुवर्ड्स द रेटिटेस्टिस, ठीक है। तो सर आंसर इज ए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक्चुअली 3 टर्म होते हैं, देखो बेटा, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये तीनों टर्म सिक्वेंशियली चलते हैं प्रोसेस वाइज। फिर दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा होता है स्पर्मिएशन। तीसरा होता है क्या, स्पर्मिएशन। तो ये तीनों सीक्वेंस में रहेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनाने की प्रोसेस को, स्पर्मेटिड बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जो एक बार स्पर्म बन जाता है तो वो रिलीज होता है आगे। अच्छा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थे। एक बार स्पर्म बन गया तो स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा टुवर्ड्स द रेटिटेस्टिस, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो स्पर्मिएशन इज नथिंग बट जो ऊपर लिखा हुआ रिलीज ऑफ स्पर्म, लेकिन कहां से कहां, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ST टुवर्ड्स द रेटिटेस्टिस RT, ठीक है। सो बेटा ये 3 जो टर्म्स है ध्यान में रखिए। आज स्पर्मिएशन पूछा है, कल कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। बहुत सिंपल है, ग्राफियन फॉलिकल जनरली पाई जाती है आपके सेकेंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड द सेकेंड फेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज होता है बेटा, फॉलिक्यूलर फेज। और फॉलिकुलर फेज का जनरली टाइम पीरियड रहता है 6th डे से लेकर 13th डे तक। एक जनरल साइकिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले 5 दिन तो ब्लीडिंग फेज होता है, फिर बाद का 6 to 13 रहता है फॉलिकुलर फेज, फिर 14वें दिन पे होता है ओव्यूलेटरी फेज, और फिर 15वें दिन से 28 दिन तक चलता है लूटियल फेज। अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है वो देखना। देखो 5th to 8th ये परफेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग जाएंगे किस पे, 11 to 17th।
राइट, क्योंकि सर मैच्योर वर्ड है, ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन जनरली 12वें और 13वें दिन पे होता है, इधर 8 ही था तो इसलिए हमने 11 से 17 का स्लॉट बेटर पकड़ा। सर आपने बोला 13 तक ही था, तो सर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कभी कभी आगे पीछे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो मोर करेक्ट आंसर इज 11 to 17 बिकॉज द वर्ड इज मैच्योर। पहले 5 से 8 में ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगी, ग्राफियन फॉलिकल के डेवलप प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन। तो पहले 5 से 8 में ग्राफियन फॉलिकल रेडी नहीं होती है, तो वो तो पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस ही चल रहे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल्स, देन इट विल बिकम दिस। अब ये 18 से 23 और 24 से 28 ये तो लूटियल फेज है, तो इसमें ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो चुकी है और कॉर्पस लूटियम बन चुका है। सो द मोर करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, इसके लिए एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी बेटा आपको। नेक्स्ट, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम इज अ पार्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है। सो एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म्स अकर्स ड्यू टू, तो मैं आपको पहला ही आंसर बता देता हूं, इट इज कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा। जनरली क्या होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है ये बड़ी काम की चीज होती है, क्योंकि सर इसके पास एंजाइम्स होते हैं, स्पर्म लाइटिक एंजाइम, स्पर्म्स को ब्रेक करने के एंजाइम्स। एक एंजाइम होता है सर इसके पास हेलोरोनिडेज, हेलोरोनिडेज। नाउ दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। मतलब आपके ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ओवम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना रेडिटा। तो सबसे पहले एक्रोसोम जब जाता है स्पर्म के पास, तो स्पर्म इस एंजाइम को रिलीज करता है ताकि जो आउटर लेयर है उसको हम डीजनरेट कर दे। फिर मिडल लेयर आती है जोना पेलुसिडा, तो उसके लिए भी हमारे पास एंजाइम होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ जोना लाइसिन एंजाइम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्रोसिन। तो ये सेकेंड लेयर को ब्रेक करता है, जोना पेलुसिडा को। मतलब एक्रोसोम इज वेरी यूजफुल टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ओवम, और अगर आप ओवम के लेयर को पेनिट्रेट नहीं करोगे बच्चा, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसी होगी, तो पेनिट्रेट तो करना पड़ेगा। इसलिए लिखा गया है कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा, क्योंकि बाकी का कोई कुछ बचने वाला नहीं है। रिएक्शंस विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल ना, रिएक्शंस विद इन द एपिडाइमल नहीं, मेल में तो रिएक्शन होनी ही नहीं है, होनी तो फीमेल में, लेकिन यूट्राइन एनवायरनमेंट में नहीं होती रिएक्शन, रिएक्शन होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। एंड्रोजेंस प्रोड्यूस इन द यूट्रस ना, इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर ऊपर का ही था, जोना पेलुसिडा से रिलेटेड। अगर पहले ऑप्शन में जोना पेलुसिडा के बजाय कोरोना रेडिएटा ये भी दिया रहता तो भी करेक्ट था बच्चों, तो भी क्या था बेटा, करेक्ट ही था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not male accessory gland? सिंपल है, ढूंढ लो। सीमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दैट इज अनदर नेम फॉर काउपर्स ग्लैंड। तो ये तो सब मेल ग्लैंड है ही, तो फिर आंसर क्या हुआ सर, एम्प्यूला। एम्प्यूला एक्चुअली मेल सिस्टम का हिस्सा है। एम्प्यूला क्या होता है, वास डेफरेंस का एनलार्ज पार्ट, वास डेफरेंस के एनलार्ज पार्ट को एम्प्यूला बोलते हैं, बट दैट इज नॉट अ ग्लैंड ना, दैट इज नॉट अ ग्लैंड, वो तो पाइपलाइन का एक सुजा हुआ हिस्सा, बल्बार हिस्सा रहता है एम्प्यूला, ठीक है। तो सर आंसर इज बी। नेक्स्ट, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को हमने डिवीजन में टू प्रोड्यूस द स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विथ रेफरेंस टू अबव। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऑप्शंस पढ़ने से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की एक सीक्वेंस लिख लेते, तभी तो आपको क्लियर होगा। चलिए तो यहां लिख लेते, टॉप से शुरू करते सर। तो सबसे पहले आपके पास मदर सेल है स्पर्मेटोगोनिया, जैसे वहां पे ऊगोनिया थे फीमेल में, तो मेल में होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सो दिस इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, 46 क्रोमोसोम। नाउ स्पर्मेटोगोनिया से हमने बनाया बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो सर दोनों डिप्लॉइड है, तो इनके बीच में सेल डिवीजन कौन सा हुआ, फिर माइटोसिस। कौन सा हुआ बेटा, माइटोसिस। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमने बनाया 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो यहां पर भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहां पर भी क्या रहेगा सर अपने पास, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, दे बोथ आर हैप्लॉइड, मतलब 46 इज डिवाइडेड इनटू 23 एंड 23 क्रोमोसोम। मतलब यहां पर क्या हो गया सर, मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन।
सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, मतलब पहली बार मियोसिस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हुआ, एंड द फर्स्ट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को भी हमने मियोसिस 2 में डाला और इनसे 4 स्ट्रक्चर बनाए हमने एक्चुअली, जिनका नाम था स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड एंड सेम हियर स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड। ठीक है, नाउ दे ऑल आर हैप्लॉइड बच्चों, सबके सब हैप्लॉइड है। तो यहां पे सेल डिवीजन कौन सा अप्लाई हुआ है बच्चों? दैट इज मियोसिस 2। व्हाई? बिकॉज मियोसिस 2 इज अ इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड, एंड फाइनली ये चारों भी स्पर्मेटिड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट, हाँ, अब सेल डिवीजन नहीं होगा, अब सिर्फ कन्वर्जन होगा। तो स्पर्मेटिड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सर फंक्शनल गैमेट, दैट इज स्पर्म, विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो बेटा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया बेटा? स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये सब आपको ध्यान में आया कहां कौन सा सेल डिवीजन हुआ। अब सर फिर से हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, तो हमको ढूंढना है करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। पहला, स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम, यहां तक सही है, एंड ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। ये गलत हो गया ना बच्चों, मियोटिक नहीं, अभी मैंने बताया था दे अंडरगो व्हाट? माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन बच्चों? माइटोसिस। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना स्टेटमेंट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, नहीं रे बेटा, ये भी गलत हो गया, यहां पे मियोटिक आना चाहिए था। देखो फिर से देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सा सेल डिवीजन है? मियोसिस 1, ताकि क्या बन रहा है? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां गलती होगी सर, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन, ये 100% सही है। तुम देख लो बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 23 क्रोमोसोम है, N है, और किस में जा रहा है सर? मियोसिस 2, वही तो लिखा है सर, मियोसिस 2, तो 100% करेक्ट। स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म। ये लोग क्या बोल रहे? स्पर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटिड, गलत। मैंने क्या लिख के दिया बच्चों? स्पर्मेटिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, स्पर्म से स्पर्मेटिड नहीं बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपने लिए क्या हो गया बेटा? गलत। और हमको क्या ढूंढना था बेटा? करेक्ट वन ढूंढना था। क्या ढूंढना था बच्चों? करेक्ट वन। तो यहां तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, फटाफट देख लीजिए। अपने को स्पर्म के पार्ट्स के हिसाब से लगाना है। तो स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो जेनेटिक मटेरियल। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, दैट इज एनर्जी। एक्रोसोम में अभी भी लिखा है एंजाइम्स होते हैं, हाइलोरोनिडस एंड जोना लाइसिन। और टेल स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। तो भैया देख लीजिए, A4, B3, C1 एंड D2, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत चिल्लर क्वेश्चन था। स्पर्म के पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। ठीक है, इसके हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम? अभी अपन ने पूरा बनाया था। तो स्पर्मेटोगोनिया 46, जाइगोट 46, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte 23 होता है, एंड ओगोनिया इज ऑल्सो 46। सो आंसर इज दिस। तो जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, वैसे ही क्या होता है बेटा? सेकेंडरी oocyte, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 23 क्रोमोसोम, सिंपल। नेक्स्ट, नाउ अगेन मैच द कॉलम, राइट। अब सर यहां पे जो मैच द कॉलम है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो भैया ट्रोफोब्लास्ट, अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट जनरली क्या होता है? ये एक लेयर होती है ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन और ब्लास्टुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं क्या लिख रहा है। आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, एकदम करेक्ट। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विच अटैच टू एंडोमेट्रियम, मतलब इंप्लांटेशन प्रोसेस में मदद करेगी। क्लीवेज माइटोटिक सेल डिवीजन बेटा, जिसमें हम लोग क्लीवेज में क्या करते हैं? मोरुला और ब्लास्टुला बनाते हैं, मतलब जो आपका जाइगोट बन जाता है, जाइगोट इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, उसको माइटोटिक सेल डिवीजन है, मतलब क्लीवेज प्रोसेस में डाल के हम लोग मोरुला और ब्लास्टुला बनाते हैं। इनर सेल मास, ये तो आगे चल के, सॉरी ये आने वाला है, ये गलती से आ गया,
This is not correct. Group of cells that would differentiate as an embryo. Inner cell mass is a mass of cells, mother cells, right? Stem cells, जिससे पूरे बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं. इससे ही आपके एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये 3 लेयर बनते हैं और इससे बॉडी के पूरे पार्ट्स बनते हैं. एंड इम्प्लांटेशन इज एम्बेडिंग. इम्प्लांटेशन एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट मदद करती है. सो A इज इक्वल टू कहां गया? A इज इक्वल टू 3rd, ठीक है. B इज इक्वल टू 4th, C is equal to 2, D is equal to 1. This is the answer. This is going to be the answer. ठीक है? It is quite simple बच्चों. तो यहां तक समझ में आ गई आपको बात? बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following hormone is not secreted by human placenta? सबसे पहले मैं बता दूं, प्लासेंटा ये जो स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बनता है. सिर्फ कब बनता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और ये एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो 2 डिफरेंट एनिमल टिश्यू से बनता है. 2 डिफरेंट एनिमल, तो एक मां और एक बच्चा, 2 एनिमल से ना उसके टिश्यू से बनता है. तो सर मदर की तरफ से प्लासेंटा बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होता है? एंडोमेट्रियम, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, ठीक है. और फीटस की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है कोरियोनिक विलाय. अब ये दोनों चीजें आपस में मिलकर प्लासेंटा बनाती है और ये प्लासेंटा बहुत जरूरी रहता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बच्चे का न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग. एंड दिस प्लासेंटा इज आल्सो एंडोक्रिनल इन नेचर, मतलब ये हार्मोन्स भी बनाता है बेटा, ठीक है. तो HCG बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, इनफैक्ट और भी हार्मोन बनाता है, लेकिन LH नहीं बनाता. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर कि LH इज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, तो प्लासेंटा बनाने वाला नहीं है. बाकी ये 3 हार्मोन तो 100% वो बना रहा है बच्चों, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. The vas deferens receives the duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as ejaculatory duct. मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक बनाता हूं. मान लेते हैं कि यहां से ऐसी vas deferens आ रही है, VD, ठीक है. ये ऐसी थोड़ी बल्बार स्वेलिंग होती है और फिर ऐसा कंटिन्यू होता है. The bulbar swelling of vas deferens is called as what? Ampulla, which is act as a regulator of sperm. यहां से आती है seminal duct from a small gland, a pouch-like gland, seminal vesicle. seminal vesicle और ये जो duct है seminal duct SD. अब ये दोनों ज्वाइन होके vas deferens और seminal duct ज्वाइन होके बनता है ED, that is a ejaculatory duct. Now which exactly opens into the urethra? This is urethra, male urethra, जिसमें जाके ये ऐसा ओपन होने वाला है, ठीक है. तो क्वेश्चन वही था, the vas deferens receives the duct, the vas deferens receives the duct from seminal vesicle, that is seminal duct, opens into the urethra as a ejaculatory duct, as a ejaculatory duct बच्चों. क्लियर? चलो आगे बढ़ते, बाकी ऑप्शन पढ़ के कुछ भी मतलब नहीं है. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, यूरेथ्रल मियाटस रेफर्स टू. मैं सबसे पहले बोल दूं कि मेल में जो यूरेथ्रा होता है, समझो ये यूरेथ्रा है, पाइपलाइन है. अब मेल यूरेथ्रा को हम लोग जनरली नाम देते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. दिस इज मेल यूरेथ्रा. तो मेल यूरेथ्रा को हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 2 फंक्शन है. इसमें से यूरिन भी जा रहा है और जेनाइटल के सिक्रीशंस भी जा रहे हैं, मतलब स्पर्म्स भी, सीमेन भी जा रहा है और यूरिन भी जा रहा है. हाँ, दोनों एक साथ कभी नहीं जाएंगे, एक के बाद एक जा सकते ड्यू टू द स्फिंक्टर एक्टिविटी. अगर यूरिन जा रही तो उस समय सीमेन नहीं जाएगा, और अगर सीमेन जा रहा तो उस समय यूरिन नहीं जाएगी. एक के बाद एक जा सकते. समझे, सीमेन चला गया, उसके तुरंत कुछ सेकंड के बाद यूरिन हो गई, चलता है, लेकिन साथ में कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज यूरिन इज एसिडिक, सीमेन इज अल्कलाइन. अगर यूरिन और सीमेन मिक्स हो गए तो स्पर्म्स की डेथ हो जाएंगी, क्योंकि स्पर्म्स को एसिडिक नेचर जमता नहीं है. और ये होगा भी नहीं, क्योंकि स्फिंक्टर्स वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो यूरिन नहीं तो सीमेन. अब क्या होता है, ये जो पाइपलाइन है यूरिनोजेनाइटल डक्ट और मेल यूरेथ्रा, इसके 2 ओपनिंग है. एक इंटरनल ओपनिंग, इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है. और एक डायरेक्ट टिप ऑफ यूरेथ्रा होता है, दैट इज अ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग. नाउ दिस एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग इज आल्सो कॉल्ड एज यूरेथ्रल मियाटस. इसको क्या नाम दिया गया बेटा? यूरेथ्रल मियाटस, राइट. यूरेथ्रल मियाटस मतलब एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग है. अब बताइए ये क्या है? रेफर्स टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट. पूरे डक्ट का नाम नहीं, ओपनिंग का नाम है. ओपनिंग ऑफ वास डिफरेंस ना, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये करेक्ट है, राइट. तो बेटा याद रखना, यूरेथ्रल मियाटर इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग. और इसका जब शेप पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस ओपनिंग, तो आपको याद रखना है, क्या लिखना है बेटा?
ट्रांसवर्स स्लिट, एक ऐसी लाइन की तरह ट्रांसवर्स स्लिट, ठीक है, इट्स अ शेप ऑफ यूरेथ्रल मियाटस। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, मोरुला, करेक्ट। मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। तो मैंने बताया था ना क्लीवेज प्रोसेस होती है, मैं आपको बताता हूं। आपके पास बेटा अभी अभी जाइगोट बना। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन सर यूनिसेलुलर है। कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? यूनिसेलुलर है। अब ये जाइगोट सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस में जाके क्या बनाता है? सबसे पहले मोरुला। सो मोरुला भी क्या है सर? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लेकिन दैट इज 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर। अब ये 8 से 16 सेल कैसे है? थ्रू द माइटोसिस। ये माइटोसिस हमारे रेगुलर माइटोसिस से अलग होता है, करके इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्लीवेज, ठीक है। फिर धीरे धीरे मोरुला भी डिवाइड होके क्या बनता है बेटा? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला दिस इज ऑल्सो डिप्लॉइड, क्योंकि सेल डिवीजन क्या है बेटा? सेम माइटोसिस। और यहां पे मैं बता दूं मोर देन 64 सेल्स तो रहेंगे, क्योंकि सेल डिवीजन कंटिन्यू चलता जा रहा है। फिर ब्लास्टुला के बाद बनेगा गैस्ट्रुला, वो और आगे का स्टेज रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको पूछ रहे कि मोरुला क्या है? सो इट इज डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं। तो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का डेवलपमेंटल स्टेज क्या है? मोरुला। सो दिस आंसर इज परफेक्ट, ठीक है। बाकी का कुछ मतलब नहीं। ब्लास्टोसिस्ट के आगे गैस्ट्रुला आता है, तो उसका नहीं रहेगा। आफ्टर द इम्प्लांटेशन नहीं, बिटवीन द इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन नहीं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट इज द करेक्ट। समझ में आ गया बच्चों? परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द मेम्ब्रानस कवर ऑफ द ओवम एट द ओव्यूलेशन। मेम्ब्रानस कवर ओवम का ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। तो क्लियर आंसर है दैट इज कोरोना रेडिएटा, द आउटर लेयर, ठीक है। जोना रेडिएटा कोई लेयर नहीं होता है, जोना पेलिसुडा होता है। ये दो ही लेयर है, ए एंड सी, उसमें से आंसर है कोरोना रेडिएटा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये जोना पेलिसुडा, फिर ये अंदर की लेयर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर ऐसा अपना ओवम न्यूक्लियस रहेगा बेटा। क्या रहेगा? न्यूक्लियस। अब सर दिस इज ZP जोना पेलिसुडा, दिस इज VM वाइटेलियन मेम्ब्रेन एंड दैट इज द न्यूक्लियस। अब इसके बाहर लेयर रहती, सेलुलर लेयर। सो दिस इज कोरोना रेडिएटा, लाइक अ क्राउन। कोरोना इज वर्ड फॉर अ क्राउन, ठीक है। सो आंसर इज दिस, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन। ऑड वन ढूंढना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अब उन्होंने लिखा नहीं मेल सिस्टम फीमेल सिस्टम, कुछ नहीं, आपको ऑप्शन देख के पहचानना है। लेबिया माइनोरा, फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, इस्थमस। आंसर इज लेबिया माइनोरा। कैसे क्या सर? क्योंकि जो बाकी के 3 हिस्से हैं, फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, इस्थमस, ये फैलोपियन ट्यूब के हिस्से, मतलब दिस 3 ऑप्शंस बिलोंग्स टू फैलोपियन ट्यूब and labia minora is a female external genitalia and fallopian tube is a female internal genitalia। तो वो odd हो गया ना बेटा, that is a answer is labia minora। चलिए देखते ही देखते हमने आज का NCERT एग्जाम्पलर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसकी NCERT पढ़िए, मैंने जो बताया उसको फॉलो कीजिए, और कुछ भी समस्या है तो बेटा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ऐसी छोटे छोटे वीडियोस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होंगी, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।